हेलो एआई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? चलिए आपके इस बोर्ड के प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट किया जाए। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न और ब्लूप्रिंट गाइड। ये बहुत महत्वपूर्ण गाइड है। आज हम लोग इस साल के 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड we will also cover the important aspects of your syllabus. Okay, एग्ज़ाम सर पर है, हो सकता है आप किसी कंफ्यूजन में हो, तो सारी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। देखिए, वी विल कवर दिस 6 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स अलॉन्ग विथ पार्ट ए। उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, उसको भी पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, specifically mapped questions expected including case based questions. Okay, और एंड में हम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा वन शॉट लास्ट मिनट रिवीजन गाइड। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपको अपने से डिफरेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, 5 ईयर क्वेश्चन पैटर्न, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सब को ले करके एक साथ इस गाइड में इनकॉर्पोरेट किए हैं। ओके, सो दिस गाइड इज इनकॉर्पोरेटिंग एवरीथिंग। नाउ कीप इन माइंड द एग्ज़ाम डिटेल्स। देखिए, 50 मार्क्स थ्योरी पेपर, इंटरनल तो स्कूल में होगा, है ना, और ये 2 घंटे का है। स्ट्रक्चर देखिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स, सेक्शन बी सब्जेक्टिव 26 मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस करने हैं भाई? 15 करने हैं। किस में से? 21 में से। इसका मतलब आपको 6 क्वेश्चंस को चॉइस मिलने वाला है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अभी भी अगर आप किसी पार्ट पे कमज़ोर हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो यू कैन स्किप। बल्कि जिस पे कॉन्फिडेंस है उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, और कहाँ फोकस करोगे, कैसे फोकस करोगे, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कहीं गलती ना हो जाए, है ना, मन में ख्याल आते हैं। तो चलिए आज इस एग्ज़ाम पैटर्न और ब्लूप्रिंट लास्ट मिनट एलएमपी गाइड में, एलएमआर गाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या कवर होने वाला है। ओके, सी फॉर योर सेल्फ एवरीथिंग, ऑल द 10 टॉपिक्स, 10 important topics that we are going to cover today. The video will be somewhat comprehensive. क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ कवर भी तो करना है। ओके, तो सबसे पहला है सेक्शन 1 एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए ध्यान से, 2026 में नया क्या है, इम्पॉर्टेंट चेंजेस, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। सो क्या क्या है? न्यू यूनिट्स एडेड। नाउ यूनिट 1 इंक्लूड्स एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, परसेप्ट्रॉन क्वेश्चन, सो only asked perception in MCQ or objective format, not long question. Case study questions. Now this is compulsory in 4 marks. हम आपके लिए एक अलग 1 या 2 डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जहाँ की केवल केस स्टडी पे फोकस किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। कीप फॉलोइंग माय चैनल और अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को बताइएगा। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आने वाले हैं और ये आएंगे ही, हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, बैक ऑफ वर्ड्स, दिस इज फुल 4 स्टेप BOW कंस्ट्रक्शन, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, और बायोएथिकल प्रिंसिपल्स, ये एक नया एडिशन है। सो यहाँ पे अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं देख लीजिए आप लोग। ओके, और उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, 40 मार्क्स। तो देखिए 1 2 3 5 6
4 और 7 जो है स्टैटिस्टिकल डेटा और एडवांस्ड पाइथन, ये अब थ्योरी पेपर के पार्ट नहीं है, इन्हें इंटरनल में पूछा जा सकता है बट नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी पेपर। तो यहाँ पे आपको कितने यूनिट्स पे फोकस करना है? ओनली 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, तो टोटल मार्क्स जो है आपको दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स ये दोनों चैप्टर से आ रहे हैं 8 मार्क्स, उसके बाद में फर्स्ट एंड देन सिक्स्थ। कंप्यूटर विजन से सबसे कम मार्क्स आने वाला है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ने के पहले आप हमारे अगर इस चैनल में नए आए हो तो ये देखिए, हमारे चैनल में बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसमें से ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जो सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, 9-10 बोथ स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाए हैं फॉर स्किल्स सब्जेक्ट 417, है ना। तो यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ डिस्कशंस, ओके, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी बताया है। और यहाँ पे देखिए एंड के तरफ में आईसीएसई स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे ऐड किया है। उनके लिए वैसे हमने एक सेपरेट बनाया है कोर्स और प्लेलिस्ट। तो अगर आपको अंदर में जानने की चाहत है तो इसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 2, उसका फर्स्ट पार्ट जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बेहद महत्वपूर्ण जॉब पर्पस के लिए। सो उसका फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स 2। स्किल्स 1 जो था वो क्लास 9 में था। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो ओवरऑल की कॉन्सेप्ट्स है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, नॉन वर्बल मतलब जो हम बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से समझा पाते हैं, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट। तो भाई जेस्चर क्या होता है? रेजिंग हैंड टू ग्रीट, pointing fingers, and remember these are frequently asked, okay। अच्छा, यहाँ पे विजुअल भी इम्पॉर्टेंट होता है। विजुअल मतलब जैसे हम चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम से समझाते हैं। आपको भी तो पता है, आपने स्कूल में प्रेजेंटेशन तो दिया ही होगा, ओके। सो दैट विजुअल के साथ में आपने वहाँ पे खड़े होकर बताया भी था, तो वहाँ पे आप अपने हाथ हिला भी रहे होंगे, फेस भी, फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल रहा होगा। इसका मतलब जब आप स्कूल में प्रेजेंटेशन देते हो तो वो विजुअल, वर्बल एंड नॉन वर्बल तीनों टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस का एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, वो भी एक साथ, है ना। सो दिस इज़ नॉट नथिंग न्यू टू यू। और अब हम पढ़ेंगे एक्टिव लिसनिंग। वो क्या है? पेइंग फुल अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग थॉटफुली। तो ये भाई सीधी सी बात है, कॉम्प्रिहेंशन जो करते हैं ना हम लोग इंग्लिश में या केस बेस्ड में, वही चीज़ है पर सुनने वाली है। और फिर है प्रोनाउंस, वेल वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रामर, और ग्रामर टिप्स विच आर टेस्टेड आर बेसिकली प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो है, which type of non-verbal communication is shown by actions like raising a hand to greet? Well, बताया है, gesture. Next, expected question 2 marks के, what is pronoun? Give an example. बताइए। ये तो क्लास 5-6 का है, लेकिन ये जॉब पर्पज में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन। सो यहाँ देखिए डेफिनेशंस दिया है, बी शॉर्ट, बी क्रिस्प, टू द पॉइंट आंसर्स देना है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे। ये देखो आप, ओके, गुड। तो की कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, सेल्फ अवेयरनेस विच इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज दैट? टेकिंग ओनरशिप ऑफ टास्क, कंप्लीटिंग वर्क सिंसियरली इवन इफ डिलेड। हो सकता है किसी कारणवश डिलेड हो गया लेकिन कंप्लीट करना है, एंड दिस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। वेल, नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, व्हाट्स दैट? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और इमोशंस को मैनेज करना। कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए, कंट्रोल करिए, गुस्सा नहीं करना है, हमको चीज़ों को समझना है। हो सकता है गुस्सा आ रहा है, यू हैव टू कंट्रोल, ओके।
नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज EI? ये देखिए, ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर। हम जो करते हैं, जिसके बारे में हमको मालूम है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है, पर हम अक्सर करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, आपको करना ये है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड का जो एक्शन अक्सर बिना बोले आप करते हो ना, आप सबकॉन्शियसली उसी को कंट्रोल करो। ठीक है, ताकि आपके द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे। ओके, सो थिंक रैशनली बिफोर मेकिंग डिसीजंस, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। ओके, ये ऐसे हवाई वाली बातें नहीं है, करके देखिए, आप खुद फील कर पाओगे आपके एग्जाम्स, आपके प्रिपरेशंस में कितना मदद मिलने वाला है। ओके, एंड डू नॉट मेक डिसीजंस प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। Okay, this is wrong option in not only MCQ but also in life. इमोशंस की आवश्यकता है, पर प्योरली नहीं, वहाँ पे दिमाग का भी इनपुट लीजिए। ओके, एनालाइज एंड देन फाइनली मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन बोथ इमोशंस एंड योर थॉट ब्रेन्स। ओके, कीप दिस इन माइंड। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन के 4 स्टेप्स देखिए आप लोग। ये देखिए, सेल्फ मोटिवेशन 4 स्टेप्स। सेट क्लियर गोल्स, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, स्टे पॉजिटिव, फाइंड पर्पस इन योर वर्क। कोशिश करिए हर दिन इस चीज़ को करने का, रात को सोने के पहले सोचने का कि क्या हम लोगों ने ये किया, कहाँ तक सक्सेसफुल हुए। देखोगे आप, केवल पढ़ाई लिखाई में नहीं, हर चीज़ में। आपने रास्ते में चलते हुए किसी की मदद की, ओके, वाज देयर एनी पर्पस, व्हाट डू यू थिंक, हैज़ इट एनी कॉन्सिक्वेंसेस? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ बेसिकली प्रायोरिटाइजिंग टास्क, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। नाउ एडेप्टेबिलिटी, विच इज़ बेसिकली एबिलिटी टू चेंज एंड एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ड का क्या मतलब है। सीधी सी बात है, डिले कर देना है। हाँ, सरकारी ऑफिस में जाओगे, हाँ जी हम देख रहे हैं, हो रहा है आपका कार्य, ठीक है। खैर ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है द पर्सन हैज़ टू कंसिडर सेवरल थिंग्स विच आर स्टिल इन द प्रोसीड्यूर, ठीक है। पर एज ए स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और इसको अवॉइड करना है जितना ज़रूरी, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 मार्क देखते हैं। विच बिहेवियर डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग ओनरशिप, कंप्लीटिंग टास्क सिंसियरली एंड रिपोर्टिंग ऑनेस्टली। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 मार्क, लिस्ट 4 स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। क्या बात, ये तो हमने बताया ही है आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं यूनिट 3, जो कि है ICT स्किल्स 2, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, फर्स्ट इज़ फाइल एक्सप्लोरर एक्शंस। क्या है भाई फाइल एक्सप्लोरर, क्या करते हो, क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, होवर करते हो, ड्रैग एंड स्क्रॉल। भाई ये भी कोई पढ़ने की चीज़ है? यस, इससे नंबर मिल सकता है, तो पढ़ो आप। एनीवे, सिक्योरिटी ब्रीच क्या है? लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एंड ways information can be lost or leaked। देखिए, फिशिंग अटैक्स, malware वायरस, वीक पासवर्ड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। वैसे इन सब अटैक्स वगैरह के बारे में हमने कल ही एक आपका क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक 1 शॉट वीडियो बनाया है, आप अगर हो सके तो उसे देखिएगा। गुड, चलिए अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन इस सेक्शन से। What is it called when hovering shows file details? अरे भाई, hovering शो कर रहा है तो hover ही ना होगा। Next, expected question for 2 marks. Explain 2 ways in which personal information can be lost or leaked. बताइए, अभी अभी तो पढ़ा। Next, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स 2। तो भाई क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं।
तो की कॉन्सेप्ट्स है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस स्टेज 1 एंटर स्टार्ट द बिजनेस, स्टेज 2 सर्वाइव, भाई मैनेज करना है अर्ली चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशंस, चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशंस मतलब इंटरनल चैलेंजेस ही नहीं होंगे, एक्सटर्नल कंपटीशन से भी होता है। नेक्स्ट स्टेज 3 ग्रो एक्सपैंडिंग, दैट इज ओपनिंग मोर ब्रांचेस, ये अक्सर फ्रिक्वेंटली आज। और फिर रिटायर कर जाओ, भाई बिजनेस से रिटायर कर जाओ, है ना, दैट इज एग्जिटिंग द बिजनेस। अच्छा, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकिंग, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच, वेयर टू सेल, प्लानिंग करना है, अरेंजिंग रिसोर्सेज, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग टास्क टू स्टाफ, हर काम खुद नहीं करना है, ओके, टास्क मैनेजमेंट करना है, सीखना है आपको। घर में मम्मी पापा लोग आप लोगों को बीच बीच में कुछ कार्य देते हैं ना, ये आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए है, ये आप लाइफ में आगे बढ़ के सीख पाओगे। हर कार्य खुद नहीं करना है, टास्क असाइन करिए, ओके। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर दैट, सो या यहाँ पे थे। सो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जो मम्मी पापा आपका हमेशा देखते रहते हैं, सेम थिंग्स, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, समव्हाट क्लोजली रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिनारियो बेस्ड, हम इन चीज़ों को केस बेस्ड जो वीडियोस होगा वहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल्स में, ज़रूर देखिएगा। सो संजना opened a grocery store, अच्छी बात है संजना, and she expanded to 4 branches and plans 2 more cities। तो ये कौन सा स्टेज है एंटरप्रेन्योर का? ग्रो, ओके। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 2 एंटरप्रेन्योर फंक्शंस फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट रीमा सोप बिजनेस। सो यहाँ है डिसीजन मेकिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं ग्रीन स्किल्स 2 पे, जो कि है यूनिट 5, ओके, गुड। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, कितने हैं भाई? 17 गोल्स बाय द UN फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, की SDGs जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देखिए एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, स्टडी गाइड का मज़ा। और SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट, डोनेटिंग अनयूज्ड आइटम्स, क्या बात। सो इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बेसिकली फार्मिंग विदाउट केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। एंड बेनिफिट्स क्या है? हेल्दियर फूड, क्यों? अरे भाई कोई हार्मफुल चीज़ ही नहीं रहेगा उसमें, तो हेल्दियर नहीं होगा। नेक्स्ट, बेटर फॉर एनवायरनमेंट, केवल हमारे लिए ही नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्यों? नो केमिकल्स, लेस पोल्यूशन, हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना कचरा चीज़, तो कचरा चीज़ कम प्रोडक्शन होगा, केमिकल्स की आवश्यकता कम पड़ने वाली है, ओके। और फिर सॉइल में जब कम केमिकल्स जाएगा तो सॉइल भी फर्टाइल ज़्यादा रहेगा। नाउ इम्पॉर्टेंट, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, गुड। सो यहाँ पे 3 R's को ध्यान में रखना है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। So, expected question 1 mark, donating unused clothes and food supports which SDG? भाई SDG 12 responsible consumption and production, ये वाली बात। फिर expected question 2 marks, what is organic farming? mention 2 benefits, भाई अभी तो बताया। तो चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अब आ गए हम AI लैंड में, जहां आपका फिर से स्वागत है। और AI लैंड का फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 3, विच इज़ यूनिट 1 रीविजिटिंग AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर AI। भाई क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई देर आर 7 क्वेश्चंस पॉसिबल, राइट, 10 मार्क्स इन पार्ट बी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गुड।
नाउ एआई प्रोजेक्ट साइकिल कितने स्टेजेस हैं देख लीजिए आप लोग, यहाँ बताया गया है ओवरऑल 6 स्टेजेस. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेज 1. क्या है भाई स्टेज 1? स्टेज 1 है प्रॉब्लम क्या है, एआई का यूज़ कहाँ करेंगे जानने के पहले जानना जरूरी है प्रॉब्लम क्या है. व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रियलाइजिंग द प्रॉब्लम. इन बातों को हम लोग प्रॉब्लम स्कोपिंग कहते हैं, है ना. सो हियर डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली. नेक्स्ट यूज 4Ws कैनवस. क्या है भाई? व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम. हु आर द स्टेक होल्डर्स, मतलब कौन अफेक्टेड होंगे, राइट. सी फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कि घर में नल खराब हो गया, ओके, रास्ते में स्ट्रीट लाइट खराब हो गया, ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी what is the percentage of the population of India who is being affected by this problem? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, घर में नल खराब हो गया तो अपने घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, वही ना अफेक्टेड होंगे. आई एम आस्किंग यू परसेंटेज. सो जस्ट डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 145 बिलियन, दैट्स इट, दैट्स द आंसर. छोटा है बड़ा है वो आपको नहीं जानना है, हमने परसेंटेज पूछा. नेक्स्ट स्ट्रीट लैम्प, रात को जो लोग आते जाते हैं, ओके, उनको दिक्कत होगा. सो यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी, volume density of traffic particularly at night to answer this question specifically. आई बात समझ में? So I'm just giving you an example. Next, where does the problem occur? कहाँ हो रही है भाई? पहले वाले घर में, दूसरे वाले रास्ते में. when does the problem occur? Okay, now ध्यान देने वाली बात है, stakeholders are found in the who block and this is common trick question. चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेज 2 विच इज़ डेटा एक्विजिशन. अब हमको डेटा लेना है, क्योंकि डेटा लेकर के ही तो हम सवाल को और बढ़िया से एड्रेस कर पाएंगे. उसका सोल्यूशन रियली पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए भी हमको डेटा लेने की आवश्यकता है. ओके, नाउ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज. और इम्पॉर्टेंट बात, कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा. ठीक है, क्वेश्चनियर बनाए हैं, स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, उनका बिना मतलब का भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसी बहाने. ये नहीं करना है. वी हैव टू टेक ओनली क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम्स, ओके, विच विल एड्रेस द प्रॉब्लम स्कोपिंग पर्टिकुलरली. कीप दिस इन माइंड. सो इम्पॉर्टेंट इज डेटा बिकम्स द बेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अच्छा, स्टेज 3 डेटा एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस. यहाँ क्या करना है भाई, डेटा तो आ गया है ना, मान लीजिए ये डेटा है. अब डेटा के अंदर में पैटर्न्स हैं क्या, कोई स्ट्रक्चर है क्या, वो कैसे पता करें. उसके लिए हमें डेटा एक्सप्लोरेशन या विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है. सो वी हैव टू विजुअलाइज इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, प्लॉट्स, स्कैटर ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ्स एंड ऑल दैट. ओके, यू कैन इवन यूज फ्लो चार्ट्स, जैसा आप कोडिंग वगैरह में सीखे हो, राइट. Algorithms are flowchart. Now, finding hidden patterns. This is the basic idea. Insights from the collected data. याद रखिए, large data will help you in visualization, right? So, large data basically visualization helps interpret patterns. Good. Now, next talk about stage 4, which is modeling. क्या होता है? तो इन सब चीज़ों को लेके, so based on the first 3 stages, we will now build an AI model and select the right algorithm for this model. And finally, केवल मॉडल बनाने से ही नहीं चलेगा, we have to test the model. आप सारा साल पढ़ाई करते हो, पर कितना पढ़े हो, कितना समझे हो, तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम होता है. अच्छा एग्ज़ाम क्या होता है मालूम है? जो सवाल आप सारा साल पढ़ रहे हो वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल डिफरेंट पूछे जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट उन्हीं के ऊपर होगा जो आप पढ़े हो. तो वैसे ही जब इवैल्यूएशन होता है स्टेप 5 में, वहाँ पे टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग ऑफ द एआई मॉडल, और वो टेस्टिंग डेटा जो है वो डिफरेंट होता है. सो दिस इज़ टेस्टिंग डेटा, और पहला वाला जो है जब ट्रेनिंग हो रहा है उसका, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा. से फॉर एग्जांपल आप कोई मैंगो वर्सेस एप्पल का सॉर्टिंग एल्गोरिदम चेक कर रहे हो,
तो आपने एआई को ट्रेन जब करोगे, सो सपोज आप 800 फोटोग्राफ्स ऑफ इंक्लूडिंग 400 फॉर एप्पल्स, 400 फॉर मैंगोज, इनको लेकर के आपने दिया, जब आप टेस्ट करोगे, नाउ यू गिव देम 200 डिफरेंट फोटोज, ओके, 100 फॉर mango and 100 for apple. So this is how things work. This is how a good evaluation should be. Right. Now finally सब कुछ हो गया. So we come to stage 6, deployment. वैसे इन चीज़ों के बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमने जो प्लेलिस्ट दिखाया था वहाँ आप ज़रूर देख सकते हो. अच्छा, तो डिप्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली इट्स मेकिंग द मॉडल अवेलेबल फॉर रियल वर्ल्ड यूज़. भाई ये मॉडल को तिजोरी में रखने के लिए तो बनाया नहीं है, यूज़ के लिए बनाया. तो जब आप सेटिस्फाइड हो, टेस्टिंग हो गया, तो आपने देखा, उसके बाद एक्यूरेसी चेक होता है, एक्यूरेसी एंड टेस्ट. उससे पता चला, मान लीजिए आपका जो एआई मॉडल है वो 85% टाइम्स सही ट्रू करेक्शंस और ट्रू रिजल्ट्स देता है. ठीक है, सही रिजल्ट्स बता रहा है, प्रेडिक्शंस कर रहा है. सो यू कैन जस्ट मेक दिस मॉडल अवेलेबल फॉर रियल वर्ल्ड यूज. ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 मार्क्स क्या आ सकते हैं? व्हाट डू यू डू इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल? तो भाई हमने तो बताया है आपको. तो स्टेज 2 आपको ऐसे नहीं लिखना है, भैया मैथ्स थोड़ी हो रहा है, डिजिटल लॉजिक वाला नहीं है. इन स्टेज 2 ओके, वी फोकस ऑन डेटा एक्विजिशन where we collect from reliable sources. Similarly, stage 3, here we are concerned with data exploration, basically visualize using graphs and find. ये बात बेहद आवश्यक है बताना, क्यों हो रहा है. हम सब का मकसद एक ही है, to find the hidden patterns. Okay, now next है आपका types of AI domains. तो ये तो आप पढ़े ही हैं, फिर भी let us revise. So AI models can be broadly classified in 3 domains. किसके ऊपर बेस करके? Based on the type of the data which is being fed. First is computer vision. क्या होता है भाई? डेटा क्या है? Images and videos, right? तो एग्जाम्पल्स, फेशियल रिकॉग्निशन, भाई अपने स्मार्टफोन में तो हमेशा ही देखते हो आप. सेल्फ ड्राइविंग कार्स बताया था हमने. नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. डेटा क्या है? टेक्स्ट एंड स्पीच. एग्जाम्पल्स, चैटबॉट्स जैसे जेमिनाई. ओके, ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ करते हो. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा. यहाँ क्या डेटा फीड होता है? नंबर्स, स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, और एग्जाम्पल्स बताइए. रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जैसा यूट्यूब में रिकमेंड करता है आपका वीडियो. ठीक है, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार. वेदर फोरकास्ट, प्रिडिक्शंस. नाउ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो. फिल इन द ब्लैंक्स. विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड, एआई मॉडल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स डोमेन्स. ओके, तो अब हम आते हैं सेक्शन 3.3 जो कि है रूल बेस्ड वर्सेस मशीन लर्निंग एआई. तो देखिए, ध्यान दीजिए आप, रूल बेस्ड और ये है मशीन लर्निंग, टेबल के माध्यम से बताया गया है. सो फीचर है हाउ इट वर्क्स. रूल बेस्ड क्या करती है? इट बेसिकली फॉलोज जो पहले से रूल्स लिखे गए हैं, या फिर एक रूल नहीं तो दूसरा रूल, ऐसे टाइप के. और मशीन लर्निंग क्या करता है भाई? वो डेटा से खुद से सीखता है, हिडन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है, जो अभी अभी हमने एआई मॉडल में बताया था आपको, राइट. अच्छा, एडेप्टेबिलिटी के बारे में बताइए. स्टैटिक, ये मशीन्स के जैसे है. जो रूल बेस्ड है वो भाई स्टैटिक है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते. यही है की पॉइंट, इसलिए हाईलाइट किया गया है. जबकि मशीन लर्निंग जो एआई है वो डायनामिक होती है, वो नए नए पैटर्न सीखते रहती है. बस आप अपने से सुपरवाइज लर्निंग भी होगा जहाँ आप उसको सिखाओगे, उसके बाद वो खुद से अनसुपरवाइज भी सीखना शुरू करता है. ठीक है, उसको लेकिन डेटा की आवश्यकता होगी, बिना डेटा वो सीख नहीं पाएगा. सो दिस इज़ वेयर यू कम इन टू प्ले. आप उसको रेलेवेंट डेटा दीजिए तो वो बायस नहीं होगा. अगर आप गलत वगैरह डेटा दे दोगे तो बायस हो जाएगा. जैसे एग्जांपल लीजिए, हम एआई में बोलते हैं किसी भी चैटबॉट में, भाई एक ग्रेड 10 स्टूडेंट एग्जामिनेशन आंसर, एग्ज़ाम पेपर आंसर दे रहा है, इसका एक बढ़िया सा ब्राइट बैकग्राउंड का फ़ोटो बना दीजिए भाई. हाँ,
तो देखोगे आप ज़्यादातर जो फोटोग्राफ्स वो बनाएगा, आप फिर से बनाओ, कम से कम 10 बार बनाओ, देखोगे अगर आप कि 10 बार आप जो फोटो देख रहे हो वहाँ पे एक राइट हैंडेड स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहा है, तो आप समझोगे यहाँ पे बायस है। इसका मतलब जो उसको डेटा दिया गया था, जहाँ से वो ट्रेन हुआ है, उस डेटा में ज़्यादातर नहीं, करीबन सभी स्टूडेंट्स राइट हैंडेड थे। नेक्स्ट देखो, अगर आप देखोगे 10 फोटोज़ में सारे के सारे लड़के हैं या एक लड़की या 9 लड़के हैं, तो समझोगे कि जो डेटा गया था वो लड़कों का ही डेटा गया था। दिस इज सेकेंड बायस, जेंडर बायस। फर्स्ट है राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड के ऊपर बेस करके बायस। तो इन बातों को ध्यान देना है। जो अभी हमने बताया, आप सोचोगे सर क्या बोल रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस। एवरीथिंग आई से हैज़ ए रीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Grammar checker with fixed rules. This is a example of rule based or traditional AI. What about machine learning example? भाई spam filter जो आप देखते हो अपने ईमेल में, which improves over time. आप कभी कभी बोलते हो ना, नहीं ये ईमेल स्पैम नहीं है, लेट मी ब्रिंग इट बैक टू द इनबॉक्स। ओके, तो वो उससे सीखता है, वो खुद अंडरस्टैंड करता है, अच्छा ये नहीं है, मुझे याद रखना है। और उसकी याददाश्त हम जैसी कमज़ोर नहीं होती है, वो याद रखते हैं 5 साल पहले आज के दिन इस समय आपने कौन सा स्पैम फिल्टर स्पैम से इनबॉक्स में डाला था, क्यों डाला था। इट रिमेंबर्स द पैटर्न। ओके, कीप दिस इन माइंड। नाउ लिमिटेशन क्या है? वेल, ट्रेडिशनल एआई इट फेल्स विथ न्यू और अनसीन इनपुट, जबकि मशीन लर्निंग एआई इट जस्ट नीड्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। जितना डेटा देखो, हाँ पहले तो आप सुपरवाइज लर्निंग करवाओगे, फिर जब अनसुपरवाइज होगा वो खुद से सीखता चला जाएगा। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 mark mainly for case study. A rule-based program gives incorrect grades when students use new words. क्या बात है, क्यों? Because the rule-based approach is static and it cannot adapt to new words. कितना बढ़िया सवाल है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 3.4 जो कि है एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, एंड दिस इज न्यू इन 2025-26। राइट, सो व्हाट इज एथिकल फ्रेमवर्क? बेसिकली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस यूज्ड टू मेक मॉरली करेक्ट डिसीजंस इन एआई। ठीक है, देखिए आप टेबल में। सो फ्रेमवर्क, वर्च्यू बेस्ड, कोर फोकस और की आइडिया। तो देखिए वर्च्यू बेस्ड जो है फोकस होगा यहाँ पे कैरेक्टर और इंटेंशंस का। की आइडिया है एक्शंस शुड रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटेग्रिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉन्सेक्वेंशियलिस्ट। फोकस क्या होगा? आउटकम्स एंड रिजल्ट्स। वेल, दिस आर गाइडलाइंस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, यह ऐसे ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट की आइडिया है यू हैव टू जज एक्शंस बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रेटेस्ट गुड, 2 एक्शंस है, ठीक है, एक से भलाई ज़्यादा होगा, एक से भलाई कम होगा, तो हमको भलाई ज़्यादा वाले को चूज़ करना है। जैसे अक्सर हम लोग 2 पॉलिटिशियंस में इलेक्शंस में चूज़ करते हैं, दोनों के दोनों बदमाश है, पर कौन कम बदमाश है, कौन ज़्यादा बदमाश है, तो हमको कम बदमाश वाले को चूज़ करना है। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। नाउ डू यू नो टू लॉजिकल और ड्यूटी बेस्ड क्या है भाई? सो यहाँ पे फोकस है रूल्स एंड ड्यूटीज के ऊपर। सो हियर द की आइडिया इज टू फॉलो फिक्स्ड रूल्स रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स। व्हाट अबाउट राइट बेस्ड? वेल, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट होता है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज फंडामेंटल rights. That's the key idea. Okay, good. Now fairness और justice based framework भी यहाँ पर है. So that basically means equal treatment. So all people should be treated fairly. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक expected question in the form of assertion reason. Assertion reason questions को आपको कैसे करना है? Assertion को अलग evaluate करिए, reason को अलग evaluate करिए। पहले जानिए दोनों सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या रीज़न जो है वो असर्शन को क्या कर रही है,
एक्सप्लेन कर पा रही है या नहीं, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। ओके, सो क्वेश्चन है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन कैरेक्टर एंड इंटेंशन। रीजन है इट इवेल्युएट्स वेदर एक्शन अलाइन विथ ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे भाई दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, देखिए अब आ गया बायस एंड बायोएथिक्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। सो व्हाट इज एआई बायस? व्हेन एआई सिस्टम प्रोड्यूसेस अनफेयर रिजल्ट्स ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डेटा और फ्लॉड डिज़ाइन। भाई अभी अभी तो हमने दो एग्जाम्पल दिए, एक था जेंडर बायस और एक था राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स का बायस, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायस? वन इज डेटा बायस। सो ट्रेनिंग डेटा डज नॉट रिप्रेजेंट फुल ग्रुप। Algorithmic bias, the model design favors certain outcomes only. Confirmation bias, system only validates existing beliefs, ठीक है। हमें जो विश्वास है उसी के ऊपर हम करेंगे एनालिसिस। नेक्स्ट, proximity bias, favoring people or things that are nearby, right? Example, donating to local charity over long distance ones. So what are the causes of bias in AI? Unrepresentative training data, assumptions made by designers, or historical inequalities which are reflected in data. ओके, अब देखते हैं बायोएथिकल प्रिंसिपल्स। इसके 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी, मतलब रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू डिसाइड। यहाँ एप्लीकेशन इन एआई क्या है? एआई शुड गिव ऑप्शंस नॉट फोर्स डिसीजंस, ठीक है। बेनिफिशियंस, ये क्या है? डू गुड, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। एआई सिस्टम्स शुड बेनिफिट ऑल यूजर्स फेयरली, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, नॉन मैनिफिशंस, मतलब हार्म नहीं करना है। तो एप्लीकेशन क्या है एआई में? एआई मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट और हार्म एनी ग्रुप्स। ओके, व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस? इसका मतलब है फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यहाँ पे एआई शुड बी एक्सेसिबल एंड अनबायस्ड। ओके, तो चलिए एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 4 मार्क्स, केस स्टडी क्वेश्चन। देखिए, a school AI shortlists scholarship students based on how fast they fill forms. अच्छी बात है। Now students without computer take longer and are rejected. अब बताइए, identify 2 reasons for bias and 2 bioethics principle. तो देखिए reasons for bias है, algorithm assume speed, competence, speed मतलब ही competence, so ये एक गलत assumption है। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट्स विदाउट कंप्यूटर एक्सेस आर डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे एक डेटा बायस और एक्सेस बायस है। ओके, सो बायोएथिकल प्रिंसिपल्स, जस्टिस, हियर ऑल स्टूडेंट्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ द कंप्यूटर एक्सेस, जो कि मिला नहीं उन्हें। दूसरा, फेयरनेस और नॉन मैलिफिशंस, यहाँ पे सिस्टम दे मस्ट नॉट हार्म स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। तो ऐसे और भी मोर केस स्टडीज़ हम सेपरेट वीडियोस में डालेंगे। ओके, वीडियो में ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब हम आते हैं सेक्शन 4 जो कि यूनिट 2 को कवर करेगी। क्या है? सो वी विल नाउ टॉक अबाउट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट विल कवर 8 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स इन सेक्शन बी। तो यहाँ देखिए आप लोग, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, यहाँ की डेटा लेवल रहता है। ओके, उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रिडिक्टिंग कैटेगरी, और रिग्रेशन, प्रिडिक्टिंग वैल्यू के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। देखिए ये 1, नेक्स्ट अनसुपरवाइज, वहाँ पे अनलेबल डेटा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के तौर पे, जहाँ कि हम क्लस्टरिंग और एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। और फाइनली वी हैव रीइंफोर्स्ड लर्निंग, जो कि रिवार्ड या पेनल्टी के ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग को। देखिए, so basically in supervised learning we use labeled data, that is data with known correct answers,
फिर ट्रेनिंग डेटा भी होता है, विच इज़ डेटा गिवन टू द मॉडल टू लर्न फ्रॉम, है ना। और फाइनली टेस्टिंग डेटा, डेटा यूज टू टेस्ट मॉडल एक्यूरेसी, एंड ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग डेटा का पार्ट नहीं होगा। मतलब ये अगर ट्रेनिंग डेटा है तो टेस्टिंग डेटा ये नहीं होने वाला है। ओके, दिस इज़ नॉट टेस्टिंग डेटा सेपरेट बाहर से, ये हम वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये होगा सेपरेट। ओके, सो दिस इज टेस्टिंग डेटा, और ये नहीं होगा, दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग डेटा विल बी मोर देन टेस्टिंग डेटा, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा विल बी मच मोर, ज़्यादा ट्रेन करने की आवश्यकता होती है, फाइन ट्यूनिंग की भी आवश्यकता होती है, तो ट्रेनिंग डेटा विल बी मच मोर। गुड, नाउ कॉमन ट्रिकी क्वेश्चन, टेस्टिंग डेटा इज फॉर लर्निंग, फॉल्स। भाई ट्रेनिंग डेटा इज फॉर लर्निंग, नॉट टेस्टिंग डेटा। ओके, अब हम आएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस वर्क्स विद अनलेबल्ड डेटा, देयर इज नो प्री डिफाइंड करेक्ट आंसर्स एंड द मॉडल फाइंड्स हिडन पैटर्न्स ऑन इट्स ओन। कैटेगरी क्या है, देखिए हमने बताया क्लस्टरिंग। वो क्या होती है, बेसिकली ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। एग्जाम्पल, ग्रुपिंग कस्टमर्स बाय परचेजिंग बिहेवियर, कौन कितना परचेज कर पा रहा है उसके आधार पे ग्रुप कर देना कस्टमर्स को। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग। ओके, व्हाट इज द एसोसिएशन, फाइंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, एक्स वाई है ना, जो हम लोग प्लॉट करते हैं, दिस इज बेसिकली एसोसिएशन फाइंडिंग। So market based analysis, customers who buy bread often buy butter, क्या बात है ना। So expected 4 marks question क्या है, what learning model works with unlabeled data? Of course unsupervised learning. Name 2 categories, क्या है बताया तो, clustering and association. Give 1 example of each. भाई यहाँ तो बता दिया हमने। याद रखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के साथ में सीखिए, क्योंकि एआई जो है ये हवाई चीज़ें नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन चारों तरफ है ना। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ओके एग्जाम्पल्स, इसीलिए केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि देखा जाए कि स्टूडेंट्स रियल लाइफ में एआई एप्लीकेशंस को कितना समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, हियर एजेंट लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर। अगर सही हुआ तो रिसीव्स रिवार्ड फॉर करेक्ट एक्शन और पेनल्टी फॉर रॉन्ग एक्शन। याद रखिए, देयर इज नो लेबल डेटा नीडेड। व्हाई? बिकॉज हियर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम एनवायरनमेंट फीडबैक। एग्जाम्पल के तौर पे गेम प्लेइंग एआई, चेस, वीडियो गेम्स, रोबोट नेविगेशंस एंड ऑल दैट। सो सवाल है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। देखिए यहाँ पे तीनों का बेस्ड ऑन द डेटा। देखिए, सुपरवाइज में लेबल डेटा, अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड, और रीइंफोर्स में कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा है ही नहीं, है ना। फीडबैक देखिए, करेक्ट आंसर्स आर गिवन सुपरवाइज में, अनसुपरवाइज में कुछ बताएंगे ही नहीं, खुद से करो। ओके, रीइंफोर्स में क्या होता है, रिवार्ड और पेनल्टी। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको टेबल को यूज़ करना है। याद रखिए, पैराग्राफ में आंसर्स मत दीजिए। ओके, so don't answer in paragraphs, give in points. Okay, और अगर और बेहतर हो, better give in tables, even better. Okay, this is important. अच्छा, गोल क्या है, देखिए सुपरवाइज्ड का प्रिडिक्ट आउटपुट, अनसुपरवाइज्ड का गोल फाइंडिंग पैटर्न्स, और रीइंफोर्समेंट का है मैक्सिमाइज द रिवार्ड। डिफरेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तीनों का मकसद अलग अलग है। अच्छा, एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चंस, हाउ इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो तो बताया ही था, इट डज नॉट यूज प्री लेवल डेटा, बल्कि वो क्या करती है, हियर एन एजेंट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट और खुद से सीखती है। कैसे? by receiving rewards for correct action and penalties for wrong ones. Unlike supervised जहाँ की लेवल डेटा मिलती है, और अनसुपरवाइज जहाँ की खुद से पैटर्न डिस्कवरी करना पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग, डीएल।
which is basically a subset of ML using multi-layered neural networks to automatically extract features. Okay. ओके अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानने के पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं फिर से। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट कोर्सेस है, उसमें से ये वाला देखिए, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है फॉर क्लास 9 ICSE। अब आप बोलेंगे कि सर इसके क्या आवश्यकता है। देखिए ये जो फर्स्ट वीडियो है इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पॉज किया और नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ठीक है। ये देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में गए, यहाँ हमने बहुत सारे आपको टाइम स्टैम्प में बता दिया है कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, अब आपको कुछ दिखाई दिया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में करीबन 25 मिनट्स तक हमने बहुत डिटेल्स में ये न्यूरल नेटवर्क क्या होती है, ओके, अंदर में कैसे कार्य होता है न्यूरल नेटवर्क का, और उनको डिफरेंट डायग्राम्स, हिडन लेयर, डीप लर्निंग मॉडल के बारे में भी पूरा डिटेल्स में इंक्लूडिंग डायग्राम्स के साथ हमने यहाँ पे बताया है। ओके, तो आपको अगर जानने की इच्छा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अब हम लोग लौट के आते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में इतना कुछ बताना संभव नहीं है। सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क और बेसिकली डीप लर्निंग जो है ये होता क्या है, इससे सबसेट ऑफ ML यूजिंग मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स। यहाँ हमने अभी आपको ANN के बारे में बताया है। सो दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन एक्सट्रैक्ट्स फीचर्स ऑटोमेटिकली। किसके लिए यूज़ होता है, जनरल टास्क। उसी तरीके से और एक इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे, फिलहाल अभी आप शॉर्ट से काम चलाइए, वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये क्या करती है, असाइंस इम्पोर्टेंस वेट्स टू इमेज फीचर्स। इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जो भी अभी हमने आपको दिखाया, वेज एंड वेरिएबल्स दैट इज XI और WI के बारे में वहाँ भी हमने बताया था, पर हमने वहाँ पे ये नहीं बोला कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ CNN। नेक्स्ट ये इमेज रिकॉग्निशन के काम आती है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट है RNN, वो क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यह क्या करती है, दिस बेसिकली प्रोसेस है सिक्वेंशियल डेटा और यहाँ मेमोरी रहती है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है और इसका यूज़ जो है वो टेक्स्ट, स्पीच और टाइम सीरीज एनालिसिस में आता है कार्य। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चन वो है आइडेंटिफाई द डीप लर्निंग मॉडल। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आएगा। जैसे क्वेश्चन है, देखिए, प्रोसेसेस इनपुट इमेजेस बाय लर्निंग टू असाइन इंपॉर्टेंस वेट्स एंड बायसेस टू फीचर्स। ये क्या है भाई, हमने बता दिया यहाँ पे, CNN दैट इज कन्वोल्यूशनल neural network. Next, inspired by human brain, automatically extracts features. Each node acts like a small ML algorithm. So this is basically ANN. Okay. अब हम लोग पढ़ेंगे the perceptron के बारे में। ये क्या है, दिस इज ये ओनली MCQs में आप एक्सपेक्ट करिए। ये क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है। ओके, लुक एट द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज y इज इक्वल टू वेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 प्लस मतलब वेट WI कॉरेस्पॉन्डिंग टू XI। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ओके, सो हियर W इज द वेट, इम्पोर्टेंस असाइन टू ईच इनपुट। ANN इसी तरीके से काम करती है ना, तो उसका प्रिडिक्शन में अगर कुछ गलती हुआ हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं तो तुरंत जाके वेट्स को एडजस्ट करती है। X इज द इनपुट फीचर वैल्यू, B इज द बायस वैल्यू, देखिए जो लास्ट में है, एंड Y इज ऑफकोर्स द आउटपुट। ओके, तो चलिए अब एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन देखते हैं। ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। सो ए कंपनी स्क्रीन्स जॉब एप्लीकेंट्स यूजिंग 4 एट्रीब्यूट्स। चलिए देखिए क्या एट्रीब्यूट्स है along with the answer। ओके, ये देखिए आप, along with the attribute क्या क्या है, पाइथन स्किल्स, उस पर वेट है 0.5। अक्सर ऐसे सवाल हम लोग इंटरव्यूज़ में भी देखते हैं,
क्लास 10 के ऊपर कितना नंबर, 12 के ऊपर कितना परसेंटेज, ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन डिप्लोमा वगैरह वगैरह, पीएचडी, ठीक है, ये भी बिल्कुल उस तरीके का ही है। तो पाइथन स्किल्स का वेट 0.5 है, एप्लीकेंट का स्कोर कितना है, 0.9 है, ठीक है। तो ये x है स्कोर, तो वो हो जाएगा वेट टोटल w इंटू एक्स, ओके। उसके बाद में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस देखिए, उस पर 0.4 वेटेज है, एप्लीकेंट स्कोर इज 0.8, ठीक है। रेलेवेंट डिग्री ये देखिए आप, उस रकम से आपको टोटल स्कोर, बायस, फिर बायस भी है 0.3। सो टू व्हाट इज द टोटल आउटपुट, देखिए सबको ऐड किया गया उस फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने आपको ऊपर में दिखाया था, है ना, दिस फॉर्मूला, राइट, प्लस 1 इंटू बी, इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए इसकी पी आंसर जो कि है कितना, 1.7। सो नोट द एग्जैक्ट इनपुट वैल्यूज वैरी पर क्वेश्चन, per person also. Now practice the method, multiply each weight into score, sum all the products and then finally add bias. हो गया। अच्छा, CBSE note for sample question paper 2026, questions related to perception will only be asked in objective MCQ format, ये बता दिया गया है। So expected 1 mark MCQ ऐसे आएंगे, perceptron calculation, sorry perception बोल रहे हैं हम, perceptron calculation with 4 attributes plus bias value. So practice this computation my dear students. Okay, so अब हम लोग जरा applications देखते हैं, applications in ML और DL, again important है। So anomaly detection क्या होता है, description, detecting unusual patterns like fitness tracker, flagging heart rate spike. Next, image classification, like categorizing images into classes, okay, wildlife camera classifying bird or mammal. उसके बाद है object detection plus labeling। देखिए आप यहाँ पे आपका identification and labeling objects in image, जैसे कि smart refrigerator showing milk carton, क्या बात। फिर handwriting recognition, यहाँ क्या होता है, so reading handwriting input, बाइक ऐप रीडिंग 5281 स्क्रिबल्ड ऑन स्क्रीन, क्या बात। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये क्या करती है भाई, सीधी सी बात है, रिकमेंड करती है कंटेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह वगैरह। फ्रॉड डिटेक्शन भी, आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके फाइन। जैसे कि हम अक्सर मान लीजिए एटीएम से कितना उठाते हैं, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, 5000 उठाते हैं, अचानक से किसी दिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, एटीएम से 5-5 का एक स्टैंडर्ड उठाते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अचानक से मेरे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है 50,000 का, वो डिनाइड हो जाएगा और मुझे ईमेल आएगा कि लगता है ये आपका फ्रॉड है। अब उससे उन्हें कैसे पता चला, बिकॉज दे नो माई पैटर्न। तो हो सकता है किसी ने मेरा कार्ड या कोई इन्फॉर्मेशन ले करके धोखाधड़ी करने की कोशिश की, देन आई विल से नो इट इज़ आई एम जेन्युइन, फिर हम उसको अपना डिटेल्स देंगे, वेरिफिकेशन होगा, देन आई विल बी एबल टू ड्रॉ 50,000 और आई विल बी एबल टू ट्रांसफर 50,000 इन ऑनलाइन, ओके। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसा हो सकता है। 4 मार्क्स, आइडेंटिफाई एमएल और डीएल एप्लीकेशन। तो जैसे कि हमने यहाँ फिटनेस के बारे में बताया, एनोमली डिटेक्शन, फिर इमेज क्लासिफिकेशन, देखिए इन सारे ऊपर के एग्जाम्पल्स के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुड। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डेटा सेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये देखिए, क्या एक्सपेक्ट करें, देखिए टर्म क्या है और उनके मीनिंग्स क्या है, फीचर का क्या मतलब, इंस्टेंस रो, लेवल, टारगेट, training data set. This is all we have more or less covered now. So I'm not going to repeat it. So expected 1 mark question in a fruit data set with columns fruit, color, price. What do we call fruit, color, price? देखिए basically features. Right. Again expected another question. Why should we not evaluate a model using training data? क्यों? Because it may lead to overfitting and give an overly optimistic accuracy. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग डेटा से इवैल्यूएट ना करें। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा मस्ट बी सेपरेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 5,
where now we will evaluate models. ठीक है, गुड. नाउ वेटेज देखिए, 8 क्वेश्चंस क्यों करें, क्योंकि 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओवरऑल 9 मार्क्स इन सेक्शन बी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज what is a model evaluation? Basically the process of finding the best model, सबसे बढ़िया मॉडल, ठीक है, that represents our data and how well the model will work in the future. दो बातें हैं, ठीक है, फ्यूचर वाला को भी ध्यान में रखना है, एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडल डेवलपमेंट. तो नेक्स्ट, क्यों एवेलुएट करें? टू चेक इफ द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन अनसीन डेटा. यही तो मकसद है. ट्रेनिंग हुआ है कैसे पता चलेगा? जब वो अनसीन डेटा पे सही मायने में काम करेगा. यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा की अहमियत उतनी नहीं है, बस ट्रेनिंग के लिए है. एक्चुअल टेस्टिंग तो होगा रियल वर्ल्ड में. ओके, नाउ वी ऑल्सो नीड टू कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स, जो कि हमने बताया. वी नीड टू फाइंड द बेस्ट मॉडल, तो वो तो बिना कंपैरिजन का होगा नहीं. एंड देन फाइनली सेलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल. तो अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए सैम्पल 2 marks question, what is model evaluation in ML and how does it help improve an AI model? देखिए, model evaluation is an integral part of model development. Okay, it helps improve AI model by identifying overfitting, underfitting and comparing performance metrics. किस लिए? So that we can find the optimal model. तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स के मन में घबराहट हो रहा होगा, सर आपने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग. चलिए ज़रा फिर से गौर किया जाए इनके ऊपर. तो भाई, की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ एरर? बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यूज. ओके, याद रखिएगा हमेशा, लोअर एरर मतलब बेटर मॉडल. इसके ऊपर अक्सर की असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नेक्स्ट, ओवर फिटिंग, फिटिंग से ज़्यादा मतलब मॉडल लर्न्स ट्रेनिंग डेटा टू वेल. टू वेल से मतलब अरे याद कर लेना, समझ में आया? ये कुछ महान स्टूडेंट्स एग्जाम में, जैसे कि कोडिंग एग्जाम पकड़ लीजिए, लॉजिक नहीं समझ में आया, रट्टा मार लिए, क्रैम कर लिए, जाकर के एग्जाम में उल्टी कर दिए, नंबर मिल गया, बच्चे बहुत खुश, हम तो भाई बन गए सुंदर पिचाई, नेक्स्ट वर्सन. बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत. मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन न्यू डेटा. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरफिटिंग. रीजन देखिए आप, ओवरफिटिंग क्यों होता है? बिकॉज, सो अगेन, नॉट रिकमेंडेड टू एवेल्युएट ऑन ट्रेनिंग डेटा. ये हम बार बार बोल रहे हैं. अच्छा, अब दूसरा छोर भी देखते हैं. नेक्स्ट एंड, अदर एंड विच इज़ अंडर फिटिंग. वो क्या है भाई? मॉडल में उतना फीचर्स ही नहीं है, बस आपने कुछ डिटेल एवेल्युएशंस, पैटर्न आइडेंटिफिकेशंस के लिए उसको उतना ट्रेन ही नहीं किया. टू सिंपल, इट जस्ट कांट कैप्चर पैटर्न्स, है ना. और मज़ेदार, ये बहुत ही घटिया परफॉर्म करती है किस पे? बहुत ट्रेनिंग एंड न्यू डेटा पे. तो ये है अंडर फिटिंग, मतलब फेल करने वाले स्टूडेंट्स. स्कूल का पढ़ाई भी बकवास और फाइनल एग्ज़ाम भी बकवास. ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इसको अवॉइड करना है. चलिए, अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो एरर रेट फार्मूला क्या है भाई? एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू. इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू. एक एग्जांपल देखिए, अ हाउस प्रिडिक्टेड एट 4,53,000, एक्चुअल कितना है? 4,88,000. तो एरर कितना है? देखिए, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव भी होगा तो एब्सोल्यूट इंश्योर करेगी कि वो पॉजिटिव बन जाए. होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्चुअल को ही देना है डिवीजन में, प्रिडिक्टेड को नहीं. सो दिस इज कितना? देखिए अप्रोक्सीमेटली 0.07. ओके, याद रखिए यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन किया है. ये देखिए, ये बात बता दिया गया है 0.0717 विच इज़ 0.072. लेकिन CBSE अगर आपको MCQ में ये ऑप्शन दिखे तो आप दीजिएगा. क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन इन MCQ, याद रखिए, क्लोजेस्ट ऑप्शन इन MCQ वो आपको देना है. मतलब मान लीजिए MCQ में इसका आंसर रहा 0.066, फिर ऑप्शन बी 0.072
1, फिर अनदर ऑप्शन 0.070 और एक ऑप्शन 0.078। तो इन सब में सबसे करीब कौन सा है आपके एक्चुअल वैल्यू में? ये वाला है। सो दिस विल बी द आंसर। आपको बात समझ में आ गया? गुड, आई एम हैप्पी। नाउ सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, कीप इन माइंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पेपर ही गलत, प्रिंटिंग मिस्टेक से भरा, हम महान है, मुझे आंसर पता है। नहीं बेटा, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुम्हारा टेस्टिंग देख रहे थे कि तुम कितना समझते हो। ओके, गुड। नाउ अब हम आते हैं कंफ्यूज करने वाली चीज़ों पे। ओके, तो ये देखिए, अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 चीज़ों को नोटिस करिए। फर्स्ट है ट्रू पॉजिटिव, TPS। नेक्स्ट फॉल्स पॉजिटिव, फिर ट्रू नेगेटिव यहाँ पर है और फॉल्स नेगेटिव यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में जो है वो एक्चुअली दिया गया है। ये है प्रिडिक्टेड पार्ट, ये इस साइड में आपका प्रिडिक्शंस है और इस साइड में जो है मॉडल का वो है एक्चुअल पार्ट। ओके, सो ऊपर में यहाँ पे है एक्चुअल और यहाँ पे है प्रिडिक्टेड। अच्छा, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव ऊपर में है, प्रिडिक्टेड नेगेटिव इधर में है। अगेन एक्चुअल जो है पॉजिटिव इस साइड में, एक्चुअल नेगेटिव इस साइड में। सीधी सी बात है, इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सो TP का मतलब है ट्रू पॉजिटिव, मतलब करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है, अगर एक्चुअल में आपका ईमेल एक स्पैम है और मॉडल बोलती है कि वाकई ये स्पैम है, देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ TP, ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर ट्रू नेगेटिव, अगर आपका ईमेल जो है, जो आप देख पा रहे हो, वो स्पैम नहीं है और मॉडल भी सही मायने में बोलती है कि नहीं, दिस इज नॉट अ स्पैम, देन दिस इज योर ट्रू नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब देखिए फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। मान लीजिए आपका जो ईमेल है वो दरअसल एक सही मायने में जेन्युइन ईमेल है, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल है वो बोलती है कि ये तो स्पैम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पैम को ना डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसने फॉल्स तरीके से पॉजिटिव किया, मतलब स्पैम कर दिया। सो इट इज़ प्रिडिक्टिंग इट पॉजिटिव, जबकि ये नेगेटिव है, ये स्पैम नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्पैम, ये रियल ईमेल है, राइट। और नॉट स्पैम पर ये स्पैम बोल देती है। तो कीप दिस इन माइंड, इसको अक्सर टाइप 1 एरर भी कहा जाता है। अब देखिए लास्ट पार्ट है फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे प्रिडिक्टेड नेगेटिव, लेकिन वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है। जैसे कि पॉजिटिव से मतलब ये वाकई एक स्पैम ईमेल है, पर हमारा महान मॉडल ये बोलेगा दिस इज नॉट अ स्पैम। ओके, सो ये 2 केसेस जो हैं ये एरर वाले केसेस हैं, इनका नाम इसीलिए टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर भी दिया जाता है। ओके, सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द आउटकम ऑफ ए मॉडल रॉन्गली प्रिडिक्टेड नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव। ओके, सो बेसिकली देखिए प्रिडिक्टिंग पॉजिटिव, लेकिन वो एक नेगेटिव क्लास है, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए TP + TN होल डिवाइडेड बाई चारों का सम। नेक्स्ट, प्रिसीशन इज TP डिवाइडेड बाई TP + FP। यहाँ पे PP इंपॉर्टेंट है। ओके, ऊपर में जो है P है और यहाँ पे सारे के सारे P वाले हैं। ऊपर में जस्ट TP है और नीचे में सम ऑफ ऑल द P's, दैट्स इट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है आपका TP + TN डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉल इज बेसिकली सेंसिटिविटी। ये क्या है, अगेन दिस इज अगेन TP, लेकिन इस पे आपका होगा डिवीजन में TP + FN। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया, बिल्कुल उल्टा, राइट। तो ये देखिए प्रिसिशन क्या बोलती है, आउट ऑफ ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स हाउ मेनी वर एक्चुअली पॉजिटिव।
ये हमको प्रिसिशन बताती है, जबकि रिकॉल क्या बताती है? रिकॉल है आउट ऑफ ऑल द पॉजिटिव्स हाउ मैनी डिड द मॉडल कैच, कितना पकड़ा भाई। ओके, यहाँ पे एक F1 स्कोर की भी बहुत अहमियत है, विच इज बेसिकली 2 into precision into recall divided by precision plus recall. So these are some of the important metrics. तो चलिए अब हम लोग फुल कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक वर्कड आउट एग्जांपल देखते हैं। सी गिवन 100 स्टूडेंट्स द मॉडल प्रिडिक्ट्स पास फेल। ये देखिए 40 करेक्टली प्रिडिक्टेड पास, जिन लोगों ने एक्चुअली पास किया, सो दिस इज टीपी इक्वल टू 40। नेक्स्ट 30 करेक्टली प्रिडिक्टेड फेल, जिन्होंने सही में भाई फेल ही किया है, सो टीएन इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट 20 प्रिडिक्टेड पास बट एक्चुअली फेल किया है, तो ये एफएन है। और फिर 20 प्रिडिक्टेड फेल लेकिन वो तो पास कर गए, तो ये सॉरी ये ऊपर वाला है एफपी और सॉरी ये है एफएन, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, पहला वाला है पास बट फेल किया एफपी, दूसरा वाला है फेल किया लेकिन एक्चुअली वो पास है, तो दिस इज एफएन। अब देखिए हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जैसा कि हमने वहाँ पे बताया था, याद है ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव। ये है आपका ऊपर वाले केस से ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल दिया है और यहाँ पे हमने प्रिडिक्टेड दिया है। एनीवे दिस डज नॉट मैटर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक्सिस को चेंज किया गया, इससे कोई असुविधा नहीं है। असुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ऑर्डरिंग को मेंटेन किया गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, और फिर आप उस हिसाब से पुट कर दीजिए। ओके, सो ये हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर दैट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएशन, उसके बाद में हम जो है इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करेंगे। ये देखिए एक्यूरेसी का कैलकुलेशन टोटल 70%, रॉन्गली प्रिडिक्शंस इज जस्ट हाउ मेनी एफ पी प्लस एम एन, मतलब एफ वाले जो है वो हो गए आपके रॉन्ग प्रिडिक्शंस, सो टोटल 30। अब देखिए प्रिसिशन का वर्कआउट, यहाँ पे वर्कड आउट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so spam detection system 1000 emails 300 spam correctly identified 240 programs as spam, so 240 is TP. next mark 60 legitimate emails as spam, अरे यार ये तो गलती हो गया FP। so what's the precision, देखिए जो फॉर्मूला था नीचे P वाला एडिशन हो गया, ये देखिए। so expected question for 1 mark MCQ precision of spam detection जो कि अभी हमने देखा, ओके 0.80। ओके, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 6 यूनिट 5 विच इज़ ऑन कंप्यूटर विजन। क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और ओवरऑल 5 मार्क्स दे कैरी इन पार्ट बी। यहाँ पे कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सबसे लो मार्किंग, मतलब वो सेक्शन है जहाँ सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन हैं ओवरऑल। तो भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, दिस इज अ डोमेन ऑफ AI, हमने पहले भी बताया था। वो क्या करती है, मशीन्स को एनेबल करती है, किस लिए, टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन, मतलब इमेजेस वीडियोस फ्रॉम द वर्ल्ड। अच्छा, जरा एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि ये जो MP3 ऑडियो फॉर्मेट है ये कहाँ पे पड़ता है, NLP पर पढ़ता है या CV पे पढ़ता है, कहाँ पे पढ़ता है, तो देखिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। MP3 प्रोसेसिंग एंड AI पावर्ड ऑडियो कंप्रेशन, ये जो होता है ना, ये बेसिकली एक डिफरेंट डोमेन को बिलोंग करती है, विच इज़ द डोमेन ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग। इसको अक्सर अकाउस्टिक्स AI या स्पीच रिकॉग्निशन बोला जाता है, कीप दिस इन माइंड। ओके, और ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि जहाँ पे AI और सिग्नल प्रोसेसिंग दोनों का एप्लीकेशन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, सो स्पीच प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये एक प्राइमरी डोमेन है फॉर ऑडियो कंप्रेशन, रिकॉग्निशन एंड एनालिसिस का। और NLP क्या करती है, यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेटिंग द कंटेंट ऑफ स्पीच, यहाँ पे उसका ये कार्य है। और CV का क्या कार्य है, यूज फॉर एनालाइजिंग द विजुअल स्ट्रक्चर, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राम्स ऑफ द साउंड। ओके, अब जरा हम लोग इमेज प्रोसेसिंग वर्सेस कंप्यूटर विजन के डिफरेंसेस को समझें। तो देखिए इमेज प्रोसेसिंग में फोकस रहता है एनहांसिंग एंड प्रिपेयरिंग रॉ इमेजेस, जबकि कंप्यूटर विजन में क्या रहता है, इट इज अंडरस्टैंडिंग कंटेंट ऑफ इमेजेस। लुक एट द एग्जांपल्स, यहाँ पे रीस्केलिंग, एडजस्टिंग ब्राइटनेस,
चेंजिंग टोन्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फेस रिकॉग्निशन, इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है. ओके, दोनों में क्या कोई रिलेशन है? जी. इमेज प्रोसेसिंग इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कंप्यूटर विजन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. Image processing is mainly focused on enhancing raw input images. So it is a subset of, जैसा कि हमने बताया, computer vision. Next, अब हम लोग पढ़ेंगे image fundamentals. See, so यहाँ पे कुछ terms important है. What is pixel, resolution, pixel depth और color depth आप देख लीजिए. RGB, red, green, blue standard color format है. Again, byte image, it's an image where each pixel is represented by 1 byte. Okay, so 0 to 255 values per channel. Grayscale, जहाँ only shades of gray रहेंगे, only one gray, one channel. Okay, so expected 1 mark question. 1920 by 1080 represents pixels in width and height. What is this called? Resolution. Okay, another देखिए. What is a byte image format in digital images? तो देखिए, इन ए बाइट इमेज फॉर्मेट each pixel's color is represented using 1 byte, that is 8 bits, giving values from 0 to 255 for each color channel. इसका मतलब in an RGB byte image each pixel uses 3 bytes, one for each red, green and blue channels. Okay, तो अब हम आते हैं applications of computer vision पे. देखिए यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, अगेन इमेज सेगमेंटेशन, डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इवन फेस फिल्टर, सीवी इन डिटेल, मेडिकल इमेजिंग एंड OCR, इन सब के ऊपर में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्लस एग्जाम्पल बताया है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का. तो एक्सपेक्टेड 1 मार्क. सेल्फ ड्राइविंग कार fails to detect pedestrians at night. सत्यानाश. किसको इम्प्रूव करना चाहिए? बेसिकली कंप्यूटर विजन को, है ना. अगेन, नो द विजुअल सिम्बॉल्स फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेजिंग, फेस फिल्टर, CV इन डिटेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम अ इमेज. ओके, गुड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इमेज क्लासिफिकेशन वर्सेस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वर्सेस इमेज सेगमेंटेशन. देखिए, तो तीनों क्या करती है विथ एग्जाम्पल एंड अ पॉसिबल 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 7 जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर. राइट, यहाँ पे 9 मार्क्स हैं. सो NLP इट्स बेसिकली अ डोमेन ऑफ AI which enables computer to understand, interpret and generate human language. Key principle क्या है? A word can have multiple meanings, right? And the meaning depends on the context. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो भाई देखिए, स्टेजेस और पाइपलाइन ऑफ NLP, बेहद जरूरी चीज. देखिए क्या क्या है. डिफरेंट एनालिसिस, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सेमांटिक, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन एंड प्रैग्मेटिक, इन सब के बारे में यहाँ डिटेल्स में बता दिया गया है along with examples. Okay, take a screenshot if you need it. Good. Now expected question. देखिए 2 मार्क के, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज के ऊपर. अगर 2 मार्क्स है तो केवल आंसर सिंटैक्टिक और पार्सिंग लिख के मत छोड़िएगा. कीप 2 to 3 sentences एडिशनल फॉर एक्सप्लेनेशन. ये बेहद आवश्यक है. ओके, अब जरा हम लोग नज़र डालते हैं किस पे? टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स पे. ओके, तो ये देखिए डिफरेंट टेक्निक्स, उनके बारे में बताया गया है और ये क्या करते हैं along with examples and expected questions. ध्यान देने वाली बात है, स्टेमिंग में प्रोड्यूस नॉन डिक्शनरी वर्ड्स एंड लेमाटाइजेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस वैलिड डिक्शनरी वर्ड्स. ठीक है, ध्यान दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टोकेनाइजेशन, दैट इज काउंटिंग टोकन्स, विच इज अ मीनिंगफुल यूनिट, यूजुअली अ वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेसेस और पंक्चुएशन. यहाँ एग्जाम्पल और काउंट ऑल वर्ड्स देखिए.
एग्जाम्पल सेंटेंस उसके ऊपर में बता दिया गया है कैसे करके काउंट करना है, देख लीजिए आप लोग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैग ऑफ वर्ड्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी 4 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए आप लोग। So bag of words is a method to convert text into numerical vectors based on word frequency। किस लिए यूज होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन इन NLP। तो स्टेप्स क्या है? टोकेनाइज ऑल डॉक्यूमेंट, जो कि अभी हमने देखा, बिल्ड वोकैबुलरी, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स एंड यूज वेक्टर्स फॉर ML टास्क। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स डजंट मैटर इन बैग ऑफ वर्ड्स। क्यों? बिकॉज इट ओनली काउंट्स वर्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट द सीक्वेंस। इसका मतलब इट ट्रीट्स द डॉक्यूमेंट एज ए बैग ऑफ वर्ड्स, जहां की ये ग्रामर या ऑर्डर इग्नोर करती है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2 और फुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए इसको देखा जाए। ये रहा फुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। Now, let us look at the applications of NLP. Various applications. So, this is important. Along with type of bots. So, script bot, smart bot, ठीक है, दोनों के बारे में बताया गया। Expected question, bot identification के बारे में भी आ सकती है। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम आते हैं की फॉर्मूलाज और क्विक रेफरेंस पे। देख लीजिए आप लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्विक गाइड है। इसके पहले वाला जो था वो ऑल फॉर्मूलाज का ग्लांस था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने अभी अभी किया है प्रॉब्लम्स को लेके, और ये है की डेफिनेशन 1 लाइनर्स वाले। देख लीजिए आप लोग, this is important। और अब फाइनली हमारे डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ा प्रसाद, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। क्या एक्सपेक्ट करें? ये हमने जैसा बताया था 5 years PYQ के ऊपर एनालिसिस करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो सेक्शन ए में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से सवाल? कीप दिस इन माइंड, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी MCQs देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट ये देखिए 6 से 20 के बारे में आप देख सकते हो, अलॉन्ग विद द आंसर्स। केवल सवाल ही नहीं देते हैं हम अपने चैनल में, बच्चों की पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ देखिए सेक्शन बी, एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चंस, एनी 3 of 5 और एनी 4 of 6। दिस इज आवर predictions for board paper 2026। नेक्स्ट सेक्शन बी देख लीजिए आप लोग, एक्सपेक्टेड 4 मार्क्स क्वेश्चन। याद रखिए आंसर एनी 3 out of 5। फाइनली सेक्शन 10, लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। तो भाई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, 2 घंटा 50 मिनट कैसे करना है। फर्स्ट 10 मिनट्स रीड करना है, नेक्स्ट 30 कंप्लीट ऑल सेक्शंस A MCQs। देखिए नेक्स्ट 50 सेक्शन बी, और लास्ट 30 मिनट्स जो है कंप्लीट 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चंस। रिव्यू के लिए जरूर समय रखिएगा। ओके, सो व्हाट टू प्रायोरिटाइज इन लास्ट मिनट रिवीजन। योर 10 मस्ट नो टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल बोर्ड 2026 के लिए नहीं, ये इन जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करना है, बेहद जरूरी। जैसे कि ट्रेनिंग डेटा इज फॉर टेस्टिंग, बिल्कुल गलत। CNN इज इंस्पायर्ड बाय ब्रेन, बिल्कुल गलत, हमने बताया था आपको। FP इज प्रिडिक्टिंग नेगेटिव्स एज नेगेटिव, बिल्कुल गलत। ये सबसे कॉमन जगह है जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं।
ओके, सब इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग टिप्स भी देख लीजिए। 2 मार्क्स के लिए 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। ध्यान दीजिए, पॉइंट वाइज दीजिए। ओके, पॉइंट वाइज जितना हो सके, और क्लैरिफिकेशन के लिए लॉन्ग में टेबल यूज़ करिए। ओके, पॉइंट के साथ में पॉइंट्स प्लस टेबल। यहाँ पे याद रखिएगा 1 डेफिनेशन प्लस 1 एग्जाम्पल फॉर क्लैरिफिकेशन। 4 मार्क्स के लिए देखिए 50 to 80 वर्ड्स। देखिए, गिव सब पार्ट्स क्लियरली, साफ साफ लिखना है। असर्शन रीजन में बताया था, पहले दोनों को इंडिपेंडेंट इवेल्युएट करना है, चेक करना है दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर बाद में फाइनली देखना है आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है ए को या नहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं क्विक रिवीजन समरी शीट। ये है पूरा एआई हायरार्की जो आपने पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल एंड नॉट ए सब टाइप ऑफ रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सो इसका मतलब है वी कैन यूज डीप लर्निंग विद इन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट एनएलपी पाइपलाइन को यहाँ पे बताया गया है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल और कंफ्यूजन मैट्रिक्स समरी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इस 1 शॉट रिवीजन गाइड में बहुत कुछ कवर किया। जैसा कि आप देख सकते हो, वी हैव कवर्ड ऑल दिस सेक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सेक्शंस में पूरा रिवीजन किया है। आई होप आपको अब कोई टेंशन नहीं होगा उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यू विल गेट ए गुड बूस्ट रिवीजन से। ओके, आई होप यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। देखते हैं, हम केस बेस्ड क्वेश्चंस का वीडियो निकालने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों को और जूनियर्स को भी ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो।